नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत सबरंग नाट्य समारोह में आपका स्वागत है। दूसरे दिन 6 अक्टूबर को आप देखेंगे नाटक 1.5 इंच ऊपर। 1.5 इंच ऊपर लेखक निर्मल वर्मा की हिंदी रंगमंच की एक महत्वपूर्ण कृति है। ये नाटक एक मोनोलॉग एकल संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें एक व्यक्ति नायक मंच पर बैठकर अपनी डायरी, यादें, पीड़ा, प्रेम और जीवन के अनुभव दर्शकों से साझा करता है। ये नाटक दरअसल इंसान की आंतरिक दुनिया, अकेलेपन, रिश्तों के टूटने और जीने की मजबूरी पर केंद्रित है। नाटक का नायक एक साधारण इंसान है जो मंच पर बैठकर अपने जीवन की घटनाओं को याद करता है। वो प्रेम और टूटे हुए रिश्तों की बातें करता है, समाज और परिवार से जुड़ी विडंबनाओं पर बात करता है। उसकी बातें व्यंग और गहरी पीड़ा का मिश्रण होती हैं। कभी कभी उसकी भाषा बहुत सीधी और तीखी लगती है, तो कभी बेहद भावुक और कवितामय। 1.5 इंच ऊपर दरअसल उस मंच टेबल की ऊंचाई का प्रतीक है जिस पर बैठकर वो अपने अनुभव सुनाता है। ये दर्शाता है कि मंच और जीवन में बस 1.5 इंच का फर्क है, लेकिन वही फर्क इंसान की सच्चाई और नकलीपन को उजागर कर देता है। अंत ये नाटक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन और अकेलेपन से होती है। निर्देशक राजकुमार अहिरवार की ओर से 1.5 इंच ऊपर नाटक मंचन मेरे लिए केवल एक नाटक नहीं, बल्कि जीवन की उन अनकही परतों को उजागर करने का प्रयास है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये प्रस्तुति दर्शकों को भीतर झांकने और अपने ही प्रश्नों से रूबरू होने का निमंत्रण देती है। हर पात्र, हर दृश्य और हर मौन अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए है। मेरा प्रयास यही रहा है कि दर्शक केवल एक कथा न देखें, बल्कि उस अनुभव को जिए जो उनके भीतर कहीं गहराई तक उतरकर उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। ये नाटक एक दर्पण है जहां दर्शक स्वयं को, अपने समाज को और अपनी संवेदनाओं को 1.5 इंच ऊपर से देखने की कोशिश कर सके। ये नाटक लेट्स विन द हार्ट थिएटर सोसाइटी की नवीन प्रस्तुति है। मंच पर एक इस प्रकार है। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन शिव कुमार कटारिया, सहयोग मिथुन कुमार धूरिया, संगीत संचालन अंश पायन सिन्हा, मंच निर्माण मिथुन कुमार धूरिया, विशाल चतुर्वेदी, रविकांत वासनिक, रूपसज्जा राजकुमार अहिरवार, वेशभूषा मिथुन कुमार, मंच सामग्री राजकुमार, प्रचार प्रसार अदनान खान, अंश पायन सिन्हा, अशोक अहिरवार, मीरा अहिरवार, मिथुन कुमार धूरिया। और इस नाटक का निर्देशन किया है राजकुमार अहिरवार ने। मंच पर जो कलाकार देखेंगे, व्यक्ति राजकुमार अहिरवार। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक 1.5 इंच ऊपर।
जी आप अगर चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। आपके लिए काजी को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? आइए आइए। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, प्लीज बैठिए। यस। बेशक, अगर आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी बात कर सकता है और चुप रह सकता है एक ही वक्त। इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं वर्षों से ऐसा करता आ रहा हूँ। बेशक आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में चुप रहने का मतलब होता है चुप रहना, और बात करने का मतलब होता है बात करना। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये आप छोटे मकसद की रही। लगता है अभी आपको लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया कि आप इस जगह के नहीं। इस घड़ी यहाँ जो लोग आते हैं उन सबको मैं पहचानता हूँ। वो सामने दिख रहे हैं, विक्टर, उसकी टोली कितनी खुश है ना, हर बात पे हंसते हैं। हंसना भी चाहिए भाई। और वो आपके पीछे लीवर, उसकी गैंग, रोजाना नए नए प्लान बनाते हैं। और ये पीछे जॉन क्रूज, जेके साहब पहले पुलिस में थे, लेकिन एक दिन तंग आकर नौकरी छोड़ दी तो उनकी पत्नी इनको छोड़ के भाग गई। तब से यहीं बैठे रहते हैं, पीते रहते हैं। ये सब मुझे पहचान, लेकिन आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते। नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा पी रखी होती। वो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, वो बाहर दूसरे सारे पब बंद हो जाते हैं, फिर वो कहीं जा भी नहीं सकते। ये वाला खुला रहता है, इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, यहाँ मेज़ पर, बाहर सड़क पर, चलते ट्राम में। अरे कई बार तो उन्हें मुझे अपने कंधों पे उठा के उनके घर पहुँचाना पड़ता। बेशक वो अगले दिन मुझे पहचानते भी नहीं, बोलते हैं आप कौन? अरे सर, मैं हर रात आपको पब में मिला करता हूँ। कभी कभी आपको ज़्यादा हो जाती, कल रात भी आपको ज़्यादा हो गई थी, मैं आपको घर छोड़ने के लिए आया था। एक्सक्यूज मी, मैं आपको नहीं जानता, आप जा सकते हैं। अरे आप गलत ना समझें, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। वो मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा ना, आप आकर वो अलग मेज़ पर बैठ गए थे, ये मुझे थोड़ा बुरा सा लगा। आप घबराइए नहीं, मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरी उम्र में ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी अंदर से थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना बहुत बड़ा क्रेज है। ये अपने आप नहीं आता और हर किसी के बस की बात भी नहीं। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। जी क्या कहा? मेरी उम्र? चलिए आप ही अंदाजा लगाइए। अरे नहीं 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 नहीं, आप मुझे ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ आपने मुझे खुश जरूर कर दिया, और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? और आप भी लीजिए। आप नहीं लीजिए? नहीं,
मैं जिद नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी जिंदगी और अपनी शराब चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। दोनों को सिर्फ एक बार चुना जा सकता है। बाद में हम सिर्फ उसे दोहराते रहते हैं। जो एक बार पी चुकी है या जो एक बार जी चुकी है। अच्छा, आप दूसरे जन्म में विश्वास रखते हैं? दूसरे जन्म में? मेरे कहने का मतलब है कि मौत के बाद भी मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे वो घिसा पिटा जवाब नहीं मिलेगा कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। देखिए, मैं खुद कैथोलिक हूं, लेकिन मुझे आप लोगों का यह विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से नहीं मर जाता। पहले हम एक जिंदगी पूरी करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अक्सर रात के समय इस समस्या के बारे में सोचता हूं। आप जानते हैं, मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती है। नींद के लिए चाहिए छटाक भर लापरवाही, आधा छटाक थकान। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो उसका मुआवजा 1.5 छटाक बियर पीकर चुका सकते हैं। इसलिए मैं हर रोज आधी रात के वक्त यहां चला आता। पिछले 15 सालों से लगातार। हाँ, मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद अपने आप टूट जाती है। फिर मैं घर में अकेले नहीं रह सकता। 3 बजे वो भयानक घड़ी है। मैं तो आपको अपने अनुभव से कह रहा हूं कि 2 बजे आपको लगता अभी रात है, तो 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन 3 बजे आपको लगता है ना आप इधर के हैं ना उधर के। मुझे हमेशा यही लगता है कि मौत आने की कोई घड़ी है तो वो यही घड़ी 3 AM। जी, अरे नहीं, मैं घर में बिल्कुल अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं, पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है जो वर्षों से मेरे साथ रह रही है। अब जरा देखिए ना, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और उधर वो बेचारी मेरे इंतजार में दरवाजे पे बैठी है। आपके बारे में मुझे मालूम है, ये ख्याल मुझे काफी तसल्ली देता है कि कोई है जो मेरे इंतजार में बाहर सड़क पर आंखें गड़ाए बैठा। मैं ऐसे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा हो या वो स्वयं किसी का इंतजार नहीं कर रही हो। जिस क्षण आप इंतजार करना छोड़ देते हैं उस क्षण आप जीना भी छोड़ देते हैं। बिल्लियां काफी देर तक और बहुत सब्र के साथ इंतजार कर सकती हैं। इस लिहाज से वो औरतों की तरह, लेकिन सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं, औरतों की तरह ही उनमें अपनी ओर खींचने और आकर्षित करने की असाधारण ताकत रहती है। डर और मोह दोनों ही। हम अकेले उन्हें देखकर कुछ बंधे लुटे से खड़े रहते हैं। यूं डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवरों से भी लगता होगा, लेकिन वो निचले दर्जे का डर। आप एक और किनारा करके चले जाते हैं, कुत्ता दूसरी ओर किनारा करके चला जाता है। उसे डर लगा रहता कहीं आप उसके साथ बेईमानी ना कर बैठें, और आप इसलिए सहमे रहते हैं कि वो आंख बचाकर आप पर झपट ना पड़े। लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच, कोई संभावना नहीं, जैसी कि अक्सर बिल्ली या सांपों को दिखने से उत्पन्न होती। ये बात सच है और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि बिल्लियों को औरतों की तरह ही आप आगे तक सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उनके साथ वर्षों से ही क्यों ना रह रहे हैं। अरे इसलिए नहीं कि वो खुद जानबूझकर कोई चीज आपसे छिपाए रखती है, बल्कि स्वयं आप में ही इतना हौसला नहीं रहता कि आप उनके अंदर के भीतर तक लगे दरवाजों को खोल सकें।
क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ज़्यादातर हमें वही चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती हैं जिनमें थोड़ा बहुत आतंक छिपा है। आप बुरा ना माने तो मैं एक बियर और लूँगा। कुछ देर में पब बंद हो जाएगा, फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। इसलिए आप डरिए नहीं, मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना वो ऊपर उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा, उठता ही जाएगा, और फिर उस उड़ान का अंत होगा पुलिस स्टेशन में या किसी गंदी नाली में, जो कि ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो डर के मारे अपने पैर जमीन में ही गाड़े रहते हैं। भैया ऐसे लोगों के लिए पीना ना पीना एक बराबर है। कहा है भैया एहसान करते हो, मत पियो, उससे अच्छा। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सकें। जब लोग उंगलियों के पास से रखा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, उससे पहले नहीं, न बाद में। कब तक पकड़े रहना और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इस पहचान में छिपा है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक कि 1.5 इंच के ऊपर नहीं उठ जाते, फिर वो किसी काम का नहीं। जी हाँ, पहचान तभी आती है जब हम पहचान के परे चले जाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर आप मेरी बातों को हंसी में टालें। मैं खुद कभी कभी ये कोशिश करता हूं कि इस आशा के साथ रहना सीख लूं, जैसे कई चीजों को ना जानना ही अपने को सुरक्षित रखने का सबसे सही रास्ता। अब रास्ता रास्ता उस आशा के साथ रहना सीख लेते हैं, जैसे आप अपनी पत्नी के साथ रहना सीख लेते हैं, एक ही घर में वर्षों तक। हालांकि एक संशय बना रहेगा, कहीं वो आपके साथ गेम तो नहीं खेले। कभी कभी उस संशय से छुटकारा पाने के लिए आप दूसरी या तीसरी स्त्री से प्रेम करने लगते हैं। ये निराश होने की शुरुआत है, क्योंकि दूसरी स्त्री का अपना रहस्य है और तीसरी का अपना। ये शतरंज के उस खेल की तरह है जहां आप एक चाल चलते हैं जिससे आपके विरोधियों के सामने अंतहीन संभावनाएं खुल जाती हैं। एक खेल हारने के बाद आप दूसरे खेल में जीतने की आशा रखने लगते हैं, किंतु आप यह भूल जाते हैं कि दूसरी बाजी की अपनी संभावनाएं पहली बाजी की ही तरह अंतहीन और रहस्यपूर्ण। इसलिए मैं कहता हूं, आप चाहे जिंदगी में कितनी ही औरतों के संपर्क में आए, असल में तो आपका संपर्क सिर्फ एक औरत से ही होता है। जी क्या कहा? यही मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं घर में अकेला रहता हूं। हाँ, वो अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ देते। हाँ जी मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं। ये मेरा अनुमान। आप कुछ हैरान से हो रहे हैं। जी मैं अनुमान इसलिए कह रहा हूं कि मैंने उसे मरते हुए देखा ही नहीं। जब आपने किसी को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा, अपने हाथों से दफनाया नहीं, जलाया नहीं, तब आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि वो जीवित नहीं। शायद आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप अपने परिचित को अपने सामने मरते हुए न देख लें, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे, रसोई से भाग कर टोली से हाथ पहुंचती आपके सामने खड़ी हो। बेशक ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं, बल्कि उसकी बजाय अब बिल्ली आती जो दरवाजे के पीछे देरी पर सिर टिकाए अपनी आंखों का रंग बदलती रहती। मैंने
मैंने लोगों के मुंह से कहते सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि वो सोखता उतना नहीं जितना बुहार देता है अंधेरे कोने में या कालीन के नीचे, ताकि बाहर से किसी को दिखाई ना दे, लेकिन उसके पंजे हमेशा बाहर रहते हैं। वो किसी भी अनजानी घड़ी में आपको दबोच सकते हैं। शायद शायद मैं भटक रहा हूं। बियर, इसी के कारण बियर पीने का एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। अच्छा, आप बच्चों का वो खेल जानते हैं, जब सारे बच्चे एक दायरा बनाकर बैठ जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक बच्चा रुमाल लेकर उनके चारों तरफ यूं 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 चक्कर काटता है? आपके देश में भी खेला जाता है वो खेल? वाह! देखिए, चाहे हम दिखने में कितने ही अलग क्यों ना, बच्चों के खेल तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं। उन दिनों हम सबकी भी कुछ वैसी ही हालत थी, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता था कि कब अचानक किसके पीछे वो अपना फंदा छोड़ जाएंगे। हम में से हर एक आदमी एक भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख लेता था, कहीं वो लोग उसके पीछे तो नहीं। जी हाँ, इन्हीं दिनों यहां जर्मन आए। आप तो उन दिनों बहुत छोटे रहे होंगे ना? हाँ, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। हालांकि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह डटा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसतन सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके परे देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती। पानी उस क्षण तक महसूस नहीं होता जब तक कि खुद उसके दायरे में। आपने अक्सर देखा होगा, जिसे हम सुख कहते हैं, वो एक खास लम्हे की चीज है। यूं तो अपने में बहुत ठोस है, लेकिन उस लम्हे के गुजर जाने के बाद वो बहुत फीका और कुछ हैंगओवर सा धुंधला लगता है। किंतु जिसे हम दुख, यातना या तकलीफ कहते हैं, उसका कोई खास मौका नहीं आता। मेरा मतलब है कि वो हूबहू दुर्घटना के वक्त महसूस ही नहीं होती। एन दुर्घटना के वक्त हम बदहवास से हो जाते हैं। हम उससे पैदा होने वाली यातना के लिए कोई बना बनाया फ्रेम नहीं ढूंढ पाते जिसमें उसे सही सही फिट कर सके। किसी दुर्घटना का होना एक बात है, और उसका परिणाम अपनी पूरी जिंदगी में भोगना या भोग पाने के काबिल हो सकना बिल्कुल दूसरी बात। ये असंभव है, ऐसा होता नहीं। यानी अपने को बार बार किसी दूसरे की स्थिति में रखकर उतने ही कष्ट की कल्पना करना जितना दूसरे ने भोगा था। वो कुछ कम हो सकता है या ज्यादा, लेकिन उतना नहीं और वैसा नहीं जितना दूसरे ने भोगा था। जी क्या कहा आपने? नहीं, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। जब मैं घर पहुंचा तो वो उसे ले जा चुकी। 7 बरस की वैवाहिक जिंदगी में पहला मौका था जब मैं अपने खाली घर में घुसा था। बिल्ली नहीं, उन दिनों वो मेरे साथ नहीं थी। मैंने काफी वर्षों बाद पालना उसे शुरू किया था। हालांकि दूसरे घरों की पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से झांक झांक कर मुझे देख रहे थे। ये स्वाभाविक भी है। मैं खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़कियों से झांक झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों को गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाया करती। लेकिन मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मैं घर पहुंचूंगा और मेरी पत्नी का कमरा खाली मिलेगा। देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये अजीब नहीं लगती? जब कभी हम मौत या दुर्घटना की बात सुनते हैं या सुबह अखबार में पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये विचार कभी नहीं आता
ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती हैं या हो सकती थी? नहीं, हमें हमेशा यही लगता है ये दूसरों के लिए है, दूसरे मरते हैं, दूसरों का डिवोर्स होता है, दूसरों के माँ बाप मरते हैं, हमारे साथ कभी नहीं होता, हमारे साथ कभी नहीं होता, हमारे साथ कभी नहीं होता। मुझे खुशी है कि आप एक और बिल ले रहे हैं। अगर आप खाली गिलास के सामने सारी रात थोड़ी ना बैठ सकते। मुझे पता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे। अगर आप नहीं पूछते तो शायद मुझे कुछ आश्चर्य होता। जी नहीं, शुरू में मैं खुद नहीं समझ पाया। मैंने आपसे कहा था ना, ऐन दुर्घटना के वक्त आदमी बदहवास सा हो जाता है, उससे पैदा होने वाली यातना का अनुमान भी नहीं लगा सकता। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारी और मेजों के दराज खुले पड़े थे और उनमें से हर छोटी बड़ी चीज फर्श पर औंधी सीधी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन, पुराने फोटो एल्बम। आप जानते हैं शादी के बाद कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठी होती जाती हैं। लगता था उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को उलट पलट कर देखा था, कोने कोने की तलाशी ली थी, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उनके हाथों से बची रह गई हो। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। मेरी पत्नी का बिस्तर खाली पड़ा था, तकिए के नीचे उसका रुमाल, माचिस और सिगरेट का पैकेट रखा था। वो सोने से पहले हमेशा सिगरेट पिया करती थी। शुरू में मुझे उसकी आदत आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका आदी हो गया था। पलंग के पास टिपाई पर उसकी किताब रखी थी, ये किताब, ये जिसे वो उन दिनों पढ़ा करती थी, जिस पन्ने को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वह निशानी के तौर पर उसने अपना क्लिप दबा लिया था। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। आप जानते हैं, अनेक वर्षों बाद भी हमें ये छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती। शायद ये ठीक भी है। विवाह के पहले हम हमेशा बड़ी बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन विवाह हो जाने के बाद एक अरसा साथ रहने के कारण ये बड़ी बड़ी चीजें कब और कहां खो जाती हैं। सिर्फ कुछ छोटी मोटी आदतें, ऊपर से सतही दिखने वाली दिनचर्याएं, रोजमर्रा के आपसी भेद बचे रह जाते हैं, जिन्हें हम शर्म के कारण दूसरों से कभी नहीं कहते, किंतु जिनके बिना हर चीज अधूरी जान पड़ती है। उस रात मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी की चीजों के बीच बैठा था। उस घड़ी शायद मैं अपने आप में नहीं था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में नहीं थी, ये महज एक हकीकत थी। मैं उसे समझ सकता था, लेकिन वो उसे पकड़ कर ले गए थे। ये भयानक भेद मेरी पकड़ के बाहर था। आखिर मेरी पत्नी क्यों?
मेरी पत्नी क्यों? उस रात बार बार मैं अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहा। आपको तनिक आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद मैं उस रात अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था। मुझे शक हो रहा था, मुझे संदेह था, मुझे शक कि मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना की। बार बार यह ख्याल मुझे कोसता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने ही मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित ही नहीं समझा। बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी ताक में थी। उसके पास कुछ गैर कानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों अज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और जर्मन अधिकारियों की आंखों में यह सबसे संगीन अपराध था और पुलिस ने खुद ये सब चीजें मेरी पत्नी के कमरे से बरामद की थी। और आपको शायद आश्चर्य होगा कि खुद मुझे उन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरे उस सास से पहले मैं और वो इसी कमरे में सोते थे, इसी कमरे में प्रेम करते थे और इसी कमरे में कोई ऐसी चीज थी जो उसका रहस्य थी जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि मुझसे ज्यादा मेरी पत्नी को वो पुलिस वाले जानते थे? वो पुलिस वाले जानते थे। जरा ठहरिए, मैं अपना गिलास खत्म कर लेता हूं, फिर मैं आपका साथ दूंगा। कुछ देर में पब बंद हो जाएगी, फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद भी दिखाई नहीं देगा। ना, इतनी जल्दी नहीं। पीने का लुत्फ इत्मीनान से पीने में। हमारी भाषा में एक कहावत है कि हमें जी भरकर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम में से इस दुनिया में कोई भी नहीं बचे। 100 बरस काफी लंबा अरसा है। क्या आपको लगता है इतने अरसे तक हम में से कोई भी जिंदा रह सकेगा? मुझे शक, आदमी जीता है, खाता है, पीता है और एक दिन अचानक, नहीं जनाब, मरना भयानक चीज नहीं। लाखों लोग रोजाना मरते हैं और आप चूं तक नहीं करते। भयानक चीज यह है कि मृत आदमी हमेशा हमेशा के लिए अपना भेद अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते और एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। उस रात मैं अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा था। आपको तनिक आश्चर्य होगा कि पुलिस के बाद में दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली। एक एक चीज को उलट पलट कर पूरी गहराई से उन्हें देखा परखा। मुझे विश्वास नहीं होता था कि वो अपने पीछे मेरे लिए एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं कोई ऐसी चीज पा सकूंगा जिसके साथ मेरा भी साझा रहा हो। उसकी विवाह की पोशाकी, ड्रेसिंग टेबल के दराज में रखे कुछ पत्र जो विवाह के पहले मैंने उसे लिखे थे, कुछ पंख और पत्थर जिन्हें वो जमा किया करती थी। आपको तनिक आश्चर्य होगा कि 7 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद मैं उस रात अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति ना होकर कोई भेदिया पुलिस का पेशेवर नौकर हूं। मुझे रह रहकर विश्वास नहीं होता था कि मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ सकूंगा, वो उनके हाथों से बच नहीं सकेगी, ये मैं जानता था। अरे वो जिन भी लोगों को अपने साथ पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने एक को भी वापस लौटते नहीं देखा। लेकिन उस रात मुझे इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया कि मौत उसके बहुत नजदीक है, जितना इस चीज ने कि मैं अब उसके बारे में पूरा सत्य कभी जान ही नहीं पाऊंगा। मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए उसके भेद पर अपना ताला लगा देगी और वो अपने पीछे मेरे लिए एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूंगा।
जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। मुझे पता था कि वो आएंगे। अगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। पर मुझे मालूम था मेरी पत्नी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेगी। हाँ, मैं उसके रहस्य से अपरिचित रहा हूं, लेकिन उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यातना कितनी ही भयंकर क्यों ना। नहीं जनाब, मैंने अपनी आंखों से उसकी यातना को नहीं देखा, किंतु मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूं। पहला प्रश्न उन्होंने जो मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ, क्या तुम श्रीमती के पति हो? मैं सिर्फ उनके सवाल का जवाब हाँ में दे सका। बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर था, किंतु वो मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने कहा कि सर, मैं अपनी पत्नी की इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता सर। वो समझते थे मैं अपनी खाल बचाने के लिए कन्नी काट रहा। वो मुझे अलग सेल में ले गए। पूरे हफ्ते दिन रात मुझसे सिर्फ एक ही तरह के प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछते रहे। तुम अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानते हो? सर, मुझे नहीं पता सर, मैं तो साधारण इंसान हूं। वो कहां जाती थी? सर, मुझे नहीं पता सर, प्लीज सर, मुझे नहीं पता। किन लोगों से मिलती थी? सर, मैं तो साधारण इंसान। सर, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ करो। किस आदमी ने पैम्फलेट दी था? वो मुझसे जिस भी तरह का उत्तर खींचने के लिए जो भी तरीके अपनाते थे, मैं उनके बारे में आपको कुछ भी नहीं बतला सकता। मैं चाहे कितनी ही तफसील के साथ आपको क्यों न बतलाऊं, लेकिन आप उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकेंगे। अरे वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक कि मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था, किंतु उनमें असीम धैर्य था। वो उस क्षण तक प्रतीक्षा करते थे जब तक कि मेरी चेतना वापस नहीं लौट आती थी, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। वही पुराने सवाल और अंतहीन यातनाएं। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक एक ही घर में रह रहा हूं, उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो समझते थे मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं जनाब, वो मुझे पीटते थे, मुझे इसकी यातना नहीं थी मुझे यातना। मेरी यातना यह थी कि मेरे पास उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए कुछ था ही नहीं। अरे कहने के लिए मेरे पास कुछ अति साधारण घरेलू बातें थी जो शायद हर स्त्री अपने पति के साथ करती। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी भी जी रही थी, मुझसे अलग, मुझसे बाहर, मुझसे अछूती एक जिंदगी जिसका मेरे साथ कोई वास्ता था ही नहीं। अगर वो उसे नहीं पकड़ते तो जिंदगी भर तो मैं यही समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। आप जानते हैं, वो लड़ाई के अंतिम दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को जल्दी हाथ से जाने नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। उन्होंने उससे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो मुझे कच्चा समझते थे। वो शायद मुझे मानना नहीं चाहते थे, लेकिन मौत से कम जितना आदमी को कष्ट दिया जा सकता था उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। अरे वो मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक कि वो खुद ना थक जाते थे, या जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाता था। मैंने सच में कुछ भी कबूल नहीं किया। मैंने बिल्कुल कुछ भी कबूल नहीं किया। ये मेरा साहस नहीं था। असल बात ये थी कि मेरे पास कबूल करने के लिए कुछ था ही नहीं।
आप जानते हैं, पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को अपने कमरे में नहीं पाया तो मुझे शक हुआ। मुझे लगा मेरी पत्नी ने मुझे अंधेरे में रखकर मेरे साथ छलना की। बार बार ये ख्याल मुझे कोसता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने ही मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित ही नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असहाय क्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था कि उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। एक तरह से उसने मुझे बचा लिया था। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था? अरे जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला होता। अब मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, बड़ी से बड़ी। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे उसके लिए आपको अपने पत्नी, माँ बाप, किसी के साथ भी विश्वासघात करना पड़े, तब आप यातना की एक सीमा पर पहुंचने के बाद वो रास्ता नहीं चुन लेंगे। अरे चुनने से खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं। मुझे लगता है निर्णय की इस यातना से बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपना रहस्य मुझे कभी नहीं बतलाया। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होता है। लेकिन मैं सोचता हूं इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं। प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं, बल्कि अपने को बहुत कुछ छिपाना भी है, ताकि हम अपने निजी खतरों से दूसरों को मुक्त रख सकें। ये बात हर स्त्री समझती है, हर स्त्री। और चूंकि वो पुरुष से ज्यादा प्रेम करने की क्षमता रखती है, उसमें अपने को छिपाने का भी साहस होता है, अपने को छिपाने का भी साहस होता है। क्या आप ऐसा नहीं समझते? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जब कभी मुझे रात को नींद नहीं आती तो ये ख्याल सोचकर हल्की सी तसल्ली मिलती है कि चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। जब मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा से नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं। नहीं, उसके बाद दोबारा मैंने अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा। हाँ, एक रोज जब मैं दोपहर को अपने घर को लौट रहा था तो मेरी निगाह उस पोस्टर पर चली। वो पोस्टर तीसरे या चौथे दिन शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते थे। हर पोस्टर पर 30-40 नाम हुआ करते थे जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया। जब मेरी निगाह अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी तो मैं स्तब्ध खड़ा रहा। मुझे लगा उस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था, जब तक आप अपने परिचित को अपनी आंखों के सामने मरते हुए न देख लें, एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि वो जीवित है। आप दरवाजा खोलेंगे, रसोई से भागकर टोली से हाथ पोंछती आपके सामने खड़ी हो जाए। देखिए, मैं अपनी बातें दोहराने लग गया। बियर पीने का ये एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। चलिए चलता हूं। मैं अपनी बिल्ली के लिए कुछ सलामी के टुकड़े खरीद लेता हूं। बेचारी सुबह से अभी तक भूखी प्यासी मेरे इंतजार में बैठी है। नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, और आप फिक्र नहीं कीजिए। मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। मैंने आपसे कहा था ना
सिर्फ 1.5 इंच ऊपर। बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे नाटक 1.5 इंच ऊपर, जिसका निर्देशन किया है राजकुमार अहिरवार ने। मैं नाटक के सभी कलाकारों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपना परिचय। शिव, हाँ शिव। म्यूजिक किया है आयुष्मान सिन्हा ने। लाइट की है मिथुन ने, और साथ में ये शिव इनका साथ दिया। आइए शिव कटारिया। रवि, भी है हमारे साथ, रवि कांत वासनिक, और हमारे भाई विशाल चतुर्वेदी, उन्होंने बहुत गाइड किया इस नाटक को बनाने में हमारे साथ। और कोई बचा तो नहीं? घोषणा करी थी। हाँ, घोषणा करी थी हमारे सिकंदर भाई ने। और इस नाटक के निर्देशक राजकुमार अहिरवार। आप सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा। कल तो बारिश की वजह से बहुत कम भीड़ थी, लेकिन आप लोग आए, हमारा उत्साह बढ़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
कल कल हमारी नाटक की तीसरी प्रस्तुति है गोपाल दुबे जी की, मुसाफिर नाम से।